हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटमेंट स्टडीज। माय नेम इज अंशु सिंह गौतम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं DFCCIL की क्लासेस। तो DFCCIL की क्लासेस जो आपकी है उसमें मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन में आपको बता चुकी हूँ। अब जो है आपकी क्लासेस में स्टार्ट करा रही हूँ, एकदम बेसिक से पहले मैं स्टार्ट कराऊंगी एंड देन विल सॉल्व फ्यू MCQs एंड आफ्टर दैट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी बार आपके रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन से, राइट। और मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल, ये जो तीन ब्रांचेस है, इनसे रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस है इनके लिए आपको ज्यादा फायदा करेगी। और जो आपकी ये पोस्ट है यहाँ पर मैंने मेंशन भी की हुई है, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगी, जो कि 42 वैकेंसी है जिनका सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। फिर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये ठीक है, इनका जो सिलेबस है यहाँ पर मेंशन्ड है। आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव बोथ इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, दोनों के लिए ही आपकी क्लासेस यूजफुल होने वाली है। जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस वीडियो दैट इज अ नोटिफिकेशन ऑफ द DFCCIL एग्जाम वो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको मैंने बताया है क्या सिलेबस है DFCCIL का, लास्ट डेट कब है, सैलरी एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एग्जाम किस तरीके से ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन आएगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ क्या था, वो सभी कुछ मैंने चीजें वहां पर डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगी, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगी। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ दैट इज कम्युनिकेशन एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एग्जाम। डेफिनेटली काफी सारे क्वेश्चंस आप कम्युनिकेशन से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या मतलब क्या है कम्युनिकेशन का। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन पर जा रही है दैट इज कम्युनिकेशन। अगर आप इंग्लिश में भी आपने कभी कम्युनिकेशन वर्ड सुना हो या समझ आता हो कि क्या है कम्युनिकेशन, तो क्या है मतलब कि दो लोग बात कर पाए। बात कब कर पाएंगे, जब दोनों को एक दूसरे का मतलब समझ आ रहा होगा, तभी तो दो लोग बात कर पाएंगे, राइट। और अगर बात समझ आ रही दैट इज इंफॉर्मेशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है तब तो मैं नॉइस हुई ना, राइट। तो मेरी आवाज तो नॉइस हुई, दैट इज नॉट अ इंफॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन तभी कहा जाता है जब आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स मीन्स जहां से आवाज जा रही है या फिर जहां से इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है, डेस्टिनेशन जहां पर रिसीव हो रही है इंफॉर्मेशन, दैट इज योर डेस्टिनेशन। तो ये हुआ आपका कम्युनिकेशन। सिंपल डेफिनेशन है, क्या ट्रांसमिट हो रहा है, इंफॉर्मेशन, कहां से, सोर्स से डेस्टिनेशन पर, राइट। अब चलते हैं हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में सिंपल सा हम ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। क्या है बेसिक ब्लॉक्स ऑफ द ठीक है। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन सोर्स। तो देखिए मैं यहाँ पर आपका एक बॉक्स बना रही हूं, दैट इज यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ इंफॉर्मेशन सोर्स, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही होगी। अब इंफॉर्मेशन अगर सेंड करनी है तो कहीं से तो आ रही होगी, तो दैट इज योर इंफॉर्मेशन सोर्स। तो ये आपकी हुई इंफॉर्मेशन सोर्स, ये हमने बना लिया। देन आपके पास आता है सोर्स ट्रांसड्यूसर। क्यों यूज होगा मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज योर सोर्स ट्रांसड्यूसर। सोर्स ट्रांसड्यूसर ये रहा। अब हम सोर्स ट्रांसड्यूसर के बाद यहाँ पर बनाएंगे चैनल। चैनल क्या होता है जस्ट थोड़ी देर में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, बस इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
यहाँ पर आपके पास क्या है, रिसीवर ट्रांसड्यूसर, फिर हम लगाते हैं रिसीवर ट्रांसड्यूसर। रिसीवर को आप RX करके भी लिख सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। RX इज रिसीवर, रिसीवर ट्रांसड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, बस ट्रांस समझ जाइएगा। देन आपके पास क्या है, डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन पर इंफॉर्मेशन सेंड करने का ये तरीका है, ब्लॉक डायग्राम में बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेस्टिनेशन, ये हमने बना दिया, ये रहा आपका डेस्टिनेशन। अब बारी बारी से देखते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। इंफॉर्मेशन सोर्स, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोजिटली मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी, चलिए मोदी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अब मोदी जी आए स्पीच देने, ठीक है, इतने आजकल पॉलिटिक्स है तो एग्जाम्पल भी पॉलिटिक्स से ले लेते हैं, राइट। तो अब मोदी जी जब स्पीच देने आए तो आवाज चाहे कितनी भी लाउड हो, अब भीड़ बहुत सारी है, कितना भी तेज चिल्ला ले, पूरी भीड़ तक तो आवाज जाएगी नहीं। तो नहीं जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें सोर्स ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ेगी। क्यों, अब देखिए, इंफॉर्मेशन सोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स कौन हुए हमारे, यहाँ पर हमारे मोदी जी, ठीक है, ये हमारे मोदी जी इंफॉर्मेशन सोर्स हुए। अब जो उन्होंने बोला भाइयों और बहनों, ठीक है, तो वो जो बात बोली भाइयों और बहनों, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर जो भी वो स्पीच देने वाले आगे, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन आ गई, ये आपकी आ रही है आवाज जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वॉइस सिग्नल का एग्जाम्पल लिया है, इट कैन बी एनी इंफॉर्मेशन, राइट। अब यहाँ पे वॉइस गई, अब वॉइस कहाँ पे पहुंची, सोर्स ट्रांसड्यूसर पर। तो मोदी जी ने बोला भाइयों और बहनों, तो वो आवाज कहाँ जाती है, माइक में ना। तो अब यहाँ पर दैट इज योर सोर्स ट्रांसड्यूसर, दैट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोफोन, माइक को ही माइक्रोफोन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ माइक, ठीक है, सेपरेटली अभी समझ आ रहा है, ये रहा माइक। अब माइक ने क्या किया, अब माइक काम क्या करता है, यहाँ पर आपके एक वॉइस आई, ये आपके पास वॉइस आ रही है, राइट। अब माइक ने क्या किया, वॉइस इज योर फिजिकल सिग्नल, ये आपका फिजिकल सिग्नल होता है, वॉइस एक फिजिकल सिग्नल होता है। क्यों, ये मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगी, बट अभी इतना जान लीजिए, वॉइस इज योर फिजिकल सिग्नल। अब फिजिकल सिग्नल है तो माइक का क्या काम है, देखा है ना, माइक में तार भी लगा रहता है, ठीक है। तो माइक क्या करेगा, फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चैनल के थ्रू इसे भेजा। दिस चैनल कैन बी, ये चैनल होता है, चैनल क्या है, जिसके थ्रू आपका सिग्नल सेंड किया जाता है। इट कैन बी वायर्ड और नॉन वायर्ड, ये वायर भी हो सकती है, हो सकता है हम इंफॉर्मेशन वायर के थ्रू सेंड करें, और हो सकता है वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा हो, राइट। तो अब यहाँ पर हमने वायर्ड हमने इमेजिन किया है, राइट। तो अब ये चैनल है, चैनल के थ्रू गया, हो सकता है वायर्ड हो, नॉन वायर्ड हो मे बी। तो अब यहाँ पे चैनल, यहाँ पे हमारी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, और कहाँ पहुंचा, रिसीवर ट्रांसड्यूसर में। अब क्या, जब आप लोग वहां पे भीड़ होगी, जो भी भीड़ होगी, ठीक है, तो जब भीड़ होगी वहां पे, क्या भीड़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल सुनाई देगा, नहीं, उनको तो आवाज सुननी है, राइट। तो अब क्या करेगा, तो हमें वापस से जो रिसीवर ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, आपका वापस से आवाज में कन्वर्ट करेगा ना। तो अगेन इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगेन किस में चेंज कर देगा, ये फिजिकल सिग्नल में चेंज कर देगा, क्योंकि हमें एट द एंड आवाज सुननी है। और फिर ये कहाँ पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन पर, यानी कि आप लोग, ठीक है, यानी कि जो भी भीड़ है यहाँ पर, राइट। अब रिसीवर ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके, मैं बाद में कमेंट जरूर चेक करूंगी किन्होंने कमेंट किया था, आप बताइए जल्दी से, सोचिए। माइक के बाद आपका कहाँ पर आपको आवाज सुनाई देती है, लाउड स्पीकर से ना, अगर कहीं पे भी बहुत सारी भीड़ लगी हो, स्पीचेस होती है, तो क्या होता है, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर का काम क्या है, एग्जाम्पल लाउड स्पीकर, ये रहा, सॉरी, लाउड स्पीकर।
अब लाउड स्पीकर का काम क्या है? लाउड स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अ फिजिकल सिग्नल। उसके पास माइक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में चेंज कर देता है और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। एंड द ऑडियंस आर योर डेस्टिनेशन। तो ये ऑडियंस है, ये रही ऑडियंस, और ऑडियंस आपकी डेस्टिनेशन है और आपके पास पहुंच गई। सिंपल। सबसे पहले मोदी जी की आवाज, मोदी जी का माइक, माइक ने चेंज किया एक आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर वापस से लाउड स्पीकर ने फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल हुआ और वापस से क्या हुआ, लाउड स्पीकर ने अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से फिजिकल सिग्नल में चेंज किया और ऑडियंस तक आवाज पहुंच गई। This is a simple basic block diagram of the communication system. Right? इतनी बात क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है? तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा कि जो भी डाउट आपको आ रहा हो मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगी। राइट? अब हम इसी चीज को लिख के देख लेते हैं नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट स्लाइड में। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मोदी जी का। सेकेंड, सोर्स ट्रांसड्यूसर मैंने क्या बताया आपको? कन्वर्ट्स फिजिकल सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, एग्जाम्पल माइक्रोफोन। राइट? तो आपका सोर्स ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा था? एक फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहा था। रिसीवर ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा था? आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहा था। तो यही आपका सिंपल से 3 टर्म्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये अभी जो आपकी जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे, इसलिए ये चीजें बताई जाती है। आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, ठीक है, बट जब मैं आपको कम्युनिकेशन बोलूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां जा रही है और ऑब्वियसली वहां पे समझ आ रही है, अदरवाइज नहीं समझ आ रही है तो नॉइस हो। राइट? तो ये चीजें आपकी बेस बनाएगी कम्युनिकेशन को प्रैक्टिकल वे में अगर समझना है तो ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ही, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि अगर किसी ने कभी भी कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा है तो भी आप समझ जाए, ठीक है? आगे हम थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है, ये रहा इंफॉर्मेशन सोर्स। राइट? अब देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अब वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठी हूँ, आप जहाँ पे भी स्टेट में बैठे हो, मे बी यू आर इन उड़ीसा, मे बी यू आर इन यूपी, मे बी यू आर इन बिहार, मे बी यू आर इन तमिलनाडु, wherever you are, ठीक है? तो जहां पर भी आप है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अब मेरी आवाज तो इतनी लाउड है नहीं कि मैं यहाँ से बोलूँ तमिलनाडु तक मेरी आवाज जाए, ठीक है, घर के बाहर ही चली जाए, बड़ी बात है। तो अब क्या किया जाए? कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होने वाली है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। अब यहाँ पर हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो है इंफॉर्मेशन सोर्स, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रही हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा डायग्राम वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सोर्स, राइट? देन आपका सोर्स ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये हमने पहले ही लगा दिए इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इनको शॉर्टकट लिखा है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं वायरलेस में मॉड्यूलेटर। मैं इसको अलग पेन से लिख देती हूँ क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पूरी जितनी भी कम्युनिकेशन पढ़ेंगे उसमें ये आप टर्म हर थोड़ी देर बाद सुनेंगे। हर 5 मिनट में मैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर बोल रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर हमने लगाया मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर में लगाने के बाद अब आप इसको भेजेंगे, यू विल सेंड इट थ्रू एंटीना। अब आप एंटीने के थ्रू इसको भेजेंगे, ये रहा आपका एंटीना। राइट? अब यहाँ पे हमारा एंटीना, ये रहा आपका एंटीना, ठीक है? इस एंटीने के सिंबल को जरा सही कर लिया जाए। ये रहा, ठीक है? यहां से ट्रांसमिट हुआ और ये आके यहाँ पे रिसीव हो रहा है। ये रिसीव हुआ। अब रिसीव होगा तो कहां जाएगा? सबसे पहले जाएगा ये डीमॉड्यूलेटर पे। यहां मॉड्यूलेटर लगाया था, यहां आप लगाएंगे डीमॉड्यूलेटर। डी
मॉड्यूलेटर, ये लगाया आपने डीमॉड्यूलेटर, राइट। अब डीमॉड्यूलेटर लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे यहाँ पे एज यूजुअल आरएक्स ट्रांसड्यूसर, रिसीवर ट्रांसड्यूसर, ठीक है, आरटी लिख दिया मैंने इसको, और आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, दिस इज योर डेस्टिनेशन, दिस वन, राइट। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पर, बाकी डायग्राम सिंपल आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम था वही है, बस यहाँ पर हमने ये जो था सोर्स जो ट्रांसड्यूसर था, ठीक है, सोर्स ट्रांसड्यूसर की जगह पे आपने सोर्स ट्रांसड्यूसर के बाद आपने मॉड्यूलेटर लगा दिया, फिर उसे एंटीना के थ्रू सेंड किया, दूसरे एंटीना ने रिसीव किया यहाँ पर और डीमॉड्यूलेटर को सेंड करके फिर आपका रिसीवर ट्रांसड्यूसर एंड देन डेस्टिनेशन, राइट। अभी भी वही हो रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हम ये करेंगे और क्यों हम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर लगा रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कुछ समझिए, यहाँ पर मेरे पास पेपर नहीं है, ओके आई गॉट द पेपर ना, ठीक है। अब देखिए ये पेपर है मेरे पास, राइट। अब ये पेपर मैं ऐसे रोल करके ऐसे फेंकना चाहूँ तो मेरा कितनी डिस्टेंस पे जाएगा, बहुत कम डिस्टेंस पे ये मैं थ्रो कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं इस पेपर को वापस से खोलूं, ये मैंने एक जो आपका पेपर है वो मैंने वापस से खोल लिया, लेकिन इसके अंदर एक पत्थर डाल दिया, इमेजिन दिस इज योर पत्थर, ठीक है, स्टोन, राइट। अब मैंने इसके अंदर स्टोन डाला और अब मैं इसको जब फेंकूंगी तो ऑफ कोर्स वो क्या जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। पुरानी मूवीज में देखे भी है, जब ऐसे लेटर्स भेजते थे तो पेपर या फिर किडनैपिंग के लिए करते थे तो क्या करते थे, पेपर लिया उसके अंदर पत्थर डाला और घर में फेंक के मारा, घर में पहुंच गया पेपर। लेकिन अगर बिना पत्थर के पेपर फेंकेंगे तब थोड़ी ना जाएगा जो आपका पेपर है घर में, ऑफ कोर्स नहीं जाएगा। तो ये जो काम है पत्थर वाला जो काम है, ठीक है, कि पत्थर रोल अप करके पेपर में और फिर भेजो, दिस इज द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूलेटर, ये आपका मॉड्यूलेटर का काम है। अब यहाँ पे पत्थर तो फेंकेंगे नहीं सिग्नल के साथ, तो क्या फेंकेंगे अब ये देखते हैं, ठीक है। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे जानते जाएंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए। अब क्या होता है कि अब आपके पास, अब यहाँ पे हम पत्थर तो फेंकने नहीं वाले सिग्नल के साथ, हम क्या भेजने वाले हैं, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे की सारी पढ़ाई करने वाले हैं, पूरा सब्जेक्ट हम इसी पर बेस्ड पढ़ने वाले हैं। तो इस लाइन को खास करके ध्यान से सुनेगा जो मैं बोलने वाली हूँ। सपोजिटली यहाँ से मैंने बोला कुछ, ठीक है, ये मैं हूँ, ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ, खैर चलिए, ये मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी आवाज गई, आवाज कहाँ गई, माइक में गई, यहाँ पे मैंने माइक लगाया है, ठीक है। तो अब जब ये माइक में गई तो माइक ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब मॉड्यूलेटर क्या करता है, मैंने अभी बताया पेपर के साथ जैसे पत्थर को मिलाकर फिर भेजते हैं तो दूर तक ट्रेवल करता है, तो मॉड्यूलेटर भी इसी तरीके से काम करता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, देखिए जो मेरी आवाज है मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, तो जब धीरे बोलती हूँ या फिर कोई भी इंसान, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यानी कि हम बहुत धीरे बोलते हैं, राइट। और हम कितना भी लाउड बोले, कोई भी इंसान कितना भी लाउड बोले, तमिलनाडु तक, दिल्ली तक बिल्कुल आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ उत्तराखंड में रहती हूँ, इवन पूरे देहरादून में नहीं जा सकती मेरी आवाज तो, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, मॉड्यूलेटर लगा देंगे। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, पहले इतना जानिए कि जो आवाज होती है, जो हमारी आवाज है वो एक लो फ्रीक्वेंसी आवाज है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, दिस इज योर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब मॉड्यूलेटर इसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मिक्स कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज योर स्टोन नाउ, ठीक है, दिस इज योर पेपर फॉर एग्जाम्पल एंड दिस इज योर स्टोन। एक्चुअल में हमें पेपर भेजना है, पत्थर नहीं भेजना है, ठीक है, पेपर ही भेजना है, लेकिन पेपर जाएगा नहीं, इसलिए पत्थर को पेपर के साथ सेंड करना पड़ रहा है। सिमिलरली एक्चुअल में हमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही ट्रांसमिट करना है, जो कि मेरी आवाज है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए हमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मिक्स करना पड़ता है। और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ जैसे ही आप मिक्सअप करते हैं, उसके बाद आप उसे एंटीना के थ्रू सेंड कर दीजिए। अब रिसीवर साइड पे, यानी कि आपके पास होगा रिसीवर, आई एम द ट्रांसमीटर, यहाँ पे ट्रांसमीटर सिस्टम है, जो आप रिसीव करेंगे दैट इज योर रिसीवर, ठीक है। अब आपके पास एंटीना है, एंटीने ने मेरी आवाज कैच करी, ठीक है, उसने वापस से डीमॉड्यूलेटर को
मेरी आवाज सेंड कर दी। और डीमोड्यूलेटर के पास पहुंचा क्या, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्लस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, आपके पास लो प्लस हाई पहुंची, सॉरी, दैट मीन्स मेरी आवाज के साथ जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिक्स करी है वो डीमोड्यूलेटर के पास पहुंची। अब हमें क्या हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब क्या हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल सुनना है, आपको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल सुनना है? नो, आपको तो वो सुनना है जो मैं बोल रही हूँ, दैट इज योर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो डीमोड्यूलेटर का काम क्या है, टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो मॉड्यूलेट हो गया, ये तो मॉड्यूलेट हो चुका है ना सिग्नल, दिस इज योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि मॉड्यूलेशन इसमें हो चुका है। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल से अपनी ओरिजिनल आवाज को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना इज योर डीमोड्यूलेशन। अगर नहीं भी समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, दैट इज फाइन, क्योंकि इन सभी को हम इंडिविजुअली अभी आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि पूरे प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है। तो अब डीमोड्यूलेटर क्या करेगा, आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वापस से, यानी कि आवाज को वापस से ले आएगा, ठीक है। अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अलग कर दिया, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अलग कर दिया। अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये क्या है, इलेक्ट्रिक आपके उसमें होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में ट्रांसफर किया था ना। तो अब क्या किया था हमने, अब डीमोड्यूलेटर वापस से आपके जो वे वो हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होती हैं, ठीक है, उनको वापस से फिजिकल सिग्नल में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो ये आरटी एज यूजुअल आपको आरटी क्या करेगा, फिजिकल सिग्नल में चेंज कर देगा और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। बाकी फंक्शन बिल्कुल सेम है, बस मॉड्यूलेटर एंड डीमोड्यूलेटर का काम याद रखिएगा। मॉड्यूलेटर आपकी एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्सअप करेगा, ठीक है। मिक्सअप एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, हम आगे इसके टर्म्स एग्जैक्ट पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ सकते हैं। मिक्स किया हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एंटीने के थ्रू सेंड किया, ठीक है। और एंटीने के थ्रू जब आप सेंड करेंगे, तो एंटीने के थ्रू जब सेंड करेंगे तो आपको रिसीवर पे डीमोड्यूलेटर होगा, जो कि आपके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सेपरेट कर देगा, एंड देन फिर फिजिकल सिग्नल में ट्रांसफर करके रिसीव हो जाएगा, right? This is the basic block diagram of wireless communication system. अब सिंपल सा डाउट आता है कि क्या मॉड्यूलेशन की जरूरत है, या फिर हम उसके बिना भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन, डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलेशन का यूज होता है। और यही पॉइंट आपका सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। काफी बार आपके क्वेश्चंस आपके बनेंगे, नीड फॉर द मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन, ऑप्शंस आपके लिखे होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो ऑप्शन रहता है दैट इज हाइट ऑफ एंटीना। अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं तब देखिए कि हाइट ऑफ एंटीना पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फॉर effective communication, for effective communication, for effective, sorry for the handwriting, बहुत ही आज गंदी हो रही है, ठीक है। For effective communication, height of the antenna should be, एंटीना की जो हाइट होती है वो होती है लैम्डा बाय 4, ये रही, हाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, ये रही। अब हाइट लैम्डा बाय 4 है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो हाइट जो है दिस इज द हाइट ऑफ द एंटीना, हाइट इज हाइट ऑफ द एंटीना, हाइट ऑफ द एंटीना, हाइट ऑफ द एंटीना, राइट। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज योर वेवलेंथ, लैम्डा इज योर वेवलेंथ, ये रहा लैम्डा इज योर वेवलेंथ। तो अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हाइट ऑफ द एंटीना शुड बी लैम्डा बाय 4। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ। हमें एक फॉर्मूला
ये हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, और कॉलेज में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हाइट इज इक्वल्स टू सी अपॉन 4f, क्योंकि लैम्डा की को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सी अपॉन एफ से। तो हाइट इज इक्वल्स टू सी अपॉन 4f। काफी बार आपको इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इस पर भी और इस पर भी, हाइट ऑफ द एंटीना पर। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला हुआ है, ठीक है। अब देखते जाइए यहाँ पर, ये हमारा हो गया, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ। अब देखिए यहां पर हमने इसे इरेज किया, ये रहा। अब देखिए मॉड्यूलेशन से हमें हाइट ऑफ एंटीना, अभी इन शॉर्ट हमें पता चल गई है, हाइट हमारी होनी चाहिए c अपॉन 4f, इतनी हाइट हमारी होनी चाहिए, राइट। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी इज, इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 15 किलो हर्ट्ज, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज है, फॉर एग्जांपल हमने लिया कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो जब 15 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो हाइट ऑफ एंटीना निकालिए और कमेंट करके भी बताइए, ठीक है। तो हाइट कितना है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन 4f। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 3 इंटू 10⁸, 4 फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 के, यहाँ पे 15 के लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास हाइट ऑफ द एंटीना कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। इट मींस अगर आपको फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज भेजनी है, 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर आपको भेजनी है, तो आपको एंटीना कितना रिक्वायरमेंट पड़ गया, 5 किलोमीटर। ऑफ कोर्स आप 5 किलोमीटर का एंटीना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, आपका पॉसिबल नहीं है। 5 किलोमीटर का एंटीना लगाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, वैसे इतनी कम जगह बची है आजकल, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तो हमें क्या करना है, हमारे एंटीना की हाइट कम होनी चाहिए, हमें चाहिए कि एंटीना जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दो भाई, लेकिन 5 किलोमीटर तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है तो हमारा अब कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलेशन का। अब हम क्या करेंगे, 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को अब हम सेंड करेंगे मॉड्यूलेटर में। सॉरी, 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप भेजेंगे मॉड्यूलेटर में, और मॉड्यूलेटर आपका क्या करेगा, मॉड्यूलेटर ने सपोजिटली से मॉड्यूलेट करके 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था ना, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्सअप कर देता है। तो अब हो गया ये 1 मेगाहर्ट्ज। तो क्या अब देखते हैं एंटीना हाइट हमारी मॉड्यूलेशन करने के बाद, क्या हमारी एंटीना हाइट, सॉरी इरेज हो गया, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ आपको। जब f की वैल्यू कितनी थी, 15 किलो हर्ट्ज यहाँ पर आ रही थी, तो आपको कितना यहाँ पे चाहिए था, हाइट हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही थी 5 किलोमीटर्स की, राइट। अब हमने मॉड्यूलेट किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटर की हेल्प से हाइट ऑफ द एंटीना डिक्रीज करती है कि नहीं वो हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 15 किलो हर्ट्ज को हमने किसको सेंड किया, मॉड्यूलेटर को, ये हमने सेंड किया मॉड्यूलेटर को, एंड देन विल, और ये आपका क्या बन गया, 1 मेगाहर्ट्ज। नाउ यहाँ आपके पास 1 मेगाहर्ट्ज। अब 1 मेगाहर्ट्ज में कितने एंटीने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये जान लेते हैं। अब देखिए 1 मेगाहर्ट्ज में, फॉर 1 मेगाहर्ट्ज f इक्वल्स टू 1 मेगाहर्ट्ज, ये रहा। हाइट ऑफ द एंटीना का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, हाइट ऑफ द एंटीना दैट इज c अपॉन 4f, ये रहा। c इक्वल्स टू व्हाट, c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अभी मैंने बताया 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। 4, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगा मीन्स 10⁶, ठीक है। तो 1 मेगाहर्ट्ज, सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट 75 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है,
तो आपको सिर्फ 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर का ही एंटीना चाहिए। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज की थी यानी कि कम थी, तो आपको कितना हाइट एंटीना चाहिए था? 5 किलोमीटर। दैट मीन्स मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है? हमें प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना प्रोवाइड कर रहा है, या फिर हम कहें कि जितना हमारा जो एंटीने की हाइट है उसे कम कर रहा है, क्योंकि 5 किलोमीटर का तो बिल्कुल भी नहीं हम बना सकते एंटीना, लेकिन 75 मीटर इज नॉर्मल, ठीक है। तो 75 मीटर का तो डेफिनेटली बना सकते हैं, फिर हम अपना वापस से डीमॉड्यूलेट कर लो और ओरिजिनल सिग्नल पा लो, ठीक है। तो इन शॉर्ट आई वांट टू से कि मॉड्यूलेशन की हेल्प से आप एंटीने की हाइट को रिड्यूस करते हैं। We use a modulator to reduce the antenna height, right? यहां पे लिख लेते हैं, we use modulator to reduce antenna height. एंटीना हाइट, एंटीना हाइट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब मॉड्यूलेशन क्या सिर्फ एंटीने की हाइट को ही कम करने के लिए काम आता है? नो, आपके बाकी और भी फंक्शन है बहुत सारे। तो सेकेंड ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में भी आपका मॉड्यूलेशन किया जाता है। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्स, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे आप इस टर्म को देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है? मल्टीपल, यानी कि कुछ मल्टीपल है यहाँ पे चीज। It is the process of transmitting multiple number of signals through a single channel. एक ही चैनल से मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्नल्स को सेंड करना। तार एक ही है लेकिन उसमें सिग्नल्स अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। या फिर एक ही चैनल है, ठीक है, एक ही चैनल से मल्टीपल सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग, और उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग में भी आपका मॉड्यूलेशन करना इंपॉर्टेंट है। जनरली विदाउट मॉड्यूलेशन के बिना मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल जनरली, ठीक है। तो आपकी मल्टीप्लेक्सिंग में भी मॉड्यूलेशन का काम है। तीसरा आपका आता है टू अवॉइड इंटरफेरेंस। अगर आप इंटरफेरेंस को अवॉइड करना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? तब भी आपकी मॉड्यूलेशन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की नीड क्या है? टू रिड्यूस द एंटीना हाइट, एंटीना हाइट को कम करता है, इंटरफेरेंस को कम करता है, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि आपका कोई चैनल है, ठीक है, जैसे कि 91.1 FM, बिग FM जो आता है, 92.7 आता है, 93.5 आता है, तो जितने भी आपके चैनल्स हैं, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी आसपास हुई तो ये क्या हो जाएंगे? आपके मिक्सअप हो जाएंगे, इंटरफेयर करने लगेंगे। हमें पता चला हमने लगाया 91.1 और हमें 92.3 सुनाई दे रहा है, ठीक है, 92.3 लगाया और हमें 93.5 सुनाई दे रहा है। या फिर कभी कभी होता भी है कि आपने कॉल किसी को करी, आवाज किसी और की आ रही, तो इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंटरफेरेंस ना हो, मिक्सअप ना हो आपके सिग्नल्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी आप मॉड्यूलेशन करते हैं। होता कैसे? देखिए, एक सिग्नल है, ठीक है, उसमें अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 सिग्नल पास पास है, जैसे 90, 91 और 92, ठीक है। तो अब आपने क्या किया? इनको 20 के जैसे आपने इसमें कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी रेंज का डिस्टेंस हो जाता है, वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इंटरफेरेंस कम हो जाता है। इन शॉर्ट बस आपको 3 इंपॉर्टेंट, में इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि डिटेल आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है उतना। तो आपका क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग टू अवॉइड इंटरफेरेंस एंड टू रिड्यूस द एंटीना हाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड रिड्यूस द एंटीना हाइट, ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहीं बता दूंगी, आपको अलग से सिग्नल सिस्टम अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ इंपॉर्टेंट है, जितना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म।
अब मैं आपको ये बता दूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम कम्युनिकेशन में यूज करने वाले, उसके न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले, उसके इक्वेशंस में यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आज बेसिक क्लास हो रही है, जो भी आपकी क्लासेस में इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल जो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कहता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स टी, ठीक है, अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो आप इसे डिनोट करते हैं XF से, राइट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं XF इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, नो वन इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, कोई आपसे नहीं पूछने वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज कहाँ आने वाला है, उसको जानने के लिए ये चीज थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है? अब एक्स टी e की पावर माइनस j2πf dt, दिस वन, ये आपका होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए, खैर हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली चलते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर जो भी आपके सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इन कम्युनिकेशन वी जनरली कन्वर्ट द सिग्नल टाइम डोमेन, जो हम यहाँ पे सिग्नल को टाइम डोमेन में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए ही फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी डोमेन को समझने के लिए तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हम टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो भी सिग्नल पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही क्यों पढ़ेंगे? सो दैट कि हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को पता कर पाए, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कितनी है उस सिग्नल में, कितनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो हम पता कर पाए, इसलिए हम अपने सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही पढ़ेंगे, राइट? कैसे टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं, ठीक है? फॉर दिस कन्वर्जन वी यूज व्हाट? स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ठीक है? तो हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी एनालाइजर या आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर को यूज करते हैं। जैसे कि अगर सपोजिटली आपका कोई सिग्नल हो टाइम डोमेन में, सपोजिटली वी हैव अ सिग्नल इन टाइम डोमेन, ठीक है? सपोजिटली हमारा कुछ इस तरीके से सिग्नल है टाइम डोमेन में, इसको हम लगाते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर में, ये रहा स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ठीक है? स्पेक्ट्रम एनालाइजर का आउटपुट आपका आया सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब आपका ये सिग्नल सपोजिटली ये आया, ठीक है? तो ये आ गया सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन और ये आपका टाइम डोमेन। क्यों किया है? सो दैट कि हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर पाए, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को फाइंड आउट कर पाए, इसलिए आप सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब यहां पर आपके पास क्या है, अब एक चीज को यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो पॉइंट बताए हैं वो समझाए हैं। अब देखिए, मैं फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुकी थी, दैट इज XF इज इक्वल टू व्हाट? XF इज इक्वल टू XF इज इक्वल टू XT इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर माइनस 2πf JT, जे आप पहले लिख लेते हैं, स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, dt, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर पल्स है, इफ वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर पल्स, अगर हमारे पास कोई यहाँ पर रेक्टेंगुलर पल्स है जिसकी विड्थ कितनी है, माइनस टाउ/2 से टाउ/2, ये आपकी t है और ये आपका xt सिग्नल है, दिस इज योर xt सिग्नल एंड दिस इज योर a, राइट? अब यहाँ पर हमें इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैसे निकाल सकते हैं? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, देखिए इस वाले सिग्नल को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, लेकिन इसकी वैल्यू तो माइनस टाउ/टाउ से टाउ/2 है, ठीक है? तो हम यहाँ लिखते हैं व्हाट? XF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टाउ/2 से टाउ/2, ये रहा माइनस टाउ/2 से टाउ/2, xt की वैल्यू कितनी है? a है, तो यहाँ पे हमने लिखा a डॉट e की पावर माइनस j2πf t डॉट dt, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं आपको इसे सॉल्व करके डायरेक्टली लिख रही हूं, चलिए मैं कर ही देती हूं। a ये रहा
इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ए तो बाहर आ गया, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म दैट इज e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी, ये रहा। इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा आपके पास, a e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी अपॉन माइनस जे 2 पाई एफ माइनस टाउ बाय 2 से टाउ बाय 2। ये वैल्यू तो पुट आप कर पाएंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a अपॉन जे 2 पाई एफ, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे t की जगह पे माइनस टाउ बाई 2 और टाउ बाई 2 रख लीजिए, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जे 2 पाई एफ। ठीक है, यहाँ पर टाउ बाई 2 माइनस टाउ बाई 2 रखा तो ये प्लस हो गया, माइनस, ये रहा माइनस e की पावर, अब आपके पास क्या हुआ यहाँ पे e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टाउ बाय 2, 10वां। ये हमने वैल्यू को रख लिया। ठीक है, ये हमने वैल्यू रखी। अब हमारे पास जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया, ये वैल्यू भी रख ली। अब हमने यहाँ पे देखा e जे 2 पाई एफ, देखिए e की पावर माइनस 2j प्लस e की पावर 2j अपॉन 2j। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, साइन का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा काइंड ऑफ यही फॉर्म बन रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, a अपॉन जे 2 पाई एफ, ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, साइन फॉर्म बन रही है, दिस वन इज साइन पाई, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, ये 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, साइन पाई एफ टाउ, पाई एफ टाउ, ये रहा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये हमारा हट गया क्योंकि साइन की फॉर्म आ गई ना, साइन पाई एफ टाउ। अब हमारी जब ये फॉर्म आ गई तो अब हमने देखा कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पर कि हमारे पास सिंक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, ये आपका सिंक एक्स का फॉर्म होती है। तो हम इस साइन वाली फॉर्म को सिंक वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो सो लेट्स कन्वर्ट इट। कन्वर्ट कर लिया हमने, कन्वर्ट करके क्या आ गया आपके पास फॉर्म, a अपॉन पाई एफ साइन पाई एफ टाउ अपॉन पाई एफ टाउ से यहां मल्टीप्लाई कर लिया और पाई एफ टाउ से यहां मल्टीप्लाई कर लिया, लाइक दिस। 2j यहां से 2j कहां गया, ये साइन फॉर्म बनाने के लिए हमने यूज किया था। ठीक है, 10वां, यहां से हम 2j सॉरी यहाँ पे इरेज करते हैं क्योंकि हम साइन फॉर्म बना चुके हैं। ठीक है, साइन फॉर्म क्योंकि यहाँ पे बन चुका है इसलिए हमने यहाँ से 2j हटा दिया है, सॉरी मिस्टेकनली मैंने 2j यहाँ पे लिख दिया था। अब ये आ गया। अब देखिए ये वाली फॉर्म क्या बन चुकी है, सिंक बन चुकी है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, सॉरी चलिए यहीं पे लिख लेते हैं इसको, अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर रही हूं, ये रहा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, xt इक्वल्स टू सॉरी xf इज इक्वल्स टू a टाउ सिंक f टाउ। सिंक का फंक्शन कैसा होता है, सिंक अगर आपने ना देखा हो तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपका सिंक फंक्शन होगा। ठीक है, ये रहा, राइट। तो ये आपका हो गया। अब मैंने ये पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों बताया है, अगर आपको ये प्रोसेस, वैसे तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, वैल्यूज रखी, सिंक की फॉर्म बनाई, ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ लीजिएगा और वहां से आप समझ जाएंगे, और अगर नहीं भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन में कोई आपसे फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पूछने वाला है। जब मैं आपको सिग्नल्स पढ़ाऊंगी तो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म दोबारा से पूरा चैप्टर रिवाइज कर पढ़ाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि काम की बात जो बस हमारी यहाँ पर है कि अगर हमारा टाइम डोमेन में सिग्नल आपका एक रेक्टेंगुलर सिग्नल इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, माइनस टाउ बाय 2 से टाउ बाय 2, ये रहा टाउ बाय 2 से टाउ बाय 2, तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से, जो कि एक सिंक पल्स होगी, और सिंक पल्स हमारी कुछ इस तरीके से होती है जो मैंने अभी बनाई है।
ठीक है, ये रही आपकी सिंक पल्स, और यहाँ पे 1/τ, ये रहा 1/τ, ये वैल्यू कितनी हुई 2/τ, दिस वैल्यू इज 3/τ, लाइक दिस, एंड दिस इज द a τ, ये मैग्नीट्यूड देखिए ना a τ, ठीक है, और ये आपके पास f τ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ 1/τ t τ, राइट। तो ये आपके पास इतनी बात बस आपको याद रखनी है कि रेक्टेंगुलर सिग्नल का जो आप, ये टाइम डोमेन है ऑफ कोर्स, ठीक है, और जब आप इसे चेंज करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू तो आपकी एक सिंक पल्स आती है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर, बस आपको बात इतनी ही याद रखनी है कि रेक्टेंगुलर का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है दैट इज योर सिंक पल्स। अगर इतनी बात ध्यान है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जो मैंने अभी बताया है फॉर योर एग्जाम ओनली, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन गया। अब इस पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि इस पॉइंट का यूज अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, ठीक है, बट उससे पहले यहां पर हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, देन विल कम टू दिस पॉइंट, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे क्या है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। अब मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे थोड़ा सा हम बाद में जानेंगे, ये स्लाइड। इससे पहले हम पढ़ते हैं सिग्नल बैंडविड्थ और चैनल बैंडविड्थ। सिग्नल बैंडविड्थ एंड चैनल बैंडविड्थ। अब देखिए सिग्नल बैंडविड्थ क्या होती है। सिग्नल बैंडविड्थ होती है हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। Channel bandwidth, the band of frequency that are allowed by the channel without any attenuation. समझ नहीं आया? अब समझ आएगा। देखिए आप सिग्नल को कुछ इस तरीके से समझिए जैसे कि ये इंसान हो एक, ठीक है, और चैनल को आप ऐसा समझिए जैसे कि एक रास्ता हो, एक रोड हो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इससे आपको सिग्नल और चैनल दोनों का मतलब समझ आ जाएगा। सिग्नल एक इंसान है, चैनल एक रास्ता है। तो अगर कोई इंसान है, ठीक है, समझिए कि ये इंसान जो है वो आपका बहुत ही मोटा है, ठीक है, बहुत तगड़ा मोटा है, ठीक है, हालांकि चलिए मोटा ही बना देते हैं इंसान। ठीक है, समझिए कोई इंसान है बहुत मोटा सा, ठीक है, ये पैर, इसके हाथ, ये, ठीक है, अब ये आपका इंसान है कोई, ठीक है। अगर आपका रास्ता कोई इतना पतला हो तो क्या ये इंसान इस रास्ते से जा पाएगा? आंसर इज ऑफ कोर्स नो, ये इंसान इस रास्ते पे नहीं ट्रेवल कर पाएगा। लेकिन अगर यही इंसान, ठीक है, ये वापस से हम सेम इंसान बना रहे हैं, ये वापस से सेम इंसान है, ठीक है, लेकिन रास्ता इस बार इतना चौड़ा हो तो क्या ये उस रास्ते में ट्रेवल कर पाएगा? आंसर इज ऑफ कोर्स यस। तो ये ट्रेवल करने लगेगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, सेम। अब देखिए तो आपका यहाँ, और अगर ये इंसान कोई पतला सा इंसान हो, ये हमारा कोई पतला सा इंसान है, रास्ता अगर ब्रॉड है ऑफ कोर्स जा पाएगा। यही पतला सा इंसान अगर पतला सा भी रास्ता हो, ये पतला सा भी रास्ता हो तो भी चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका यहां पर मैंने आपको क्या बताया, सिग्नल, सिग्नल इज योर इंसान, ठीक है, चैनल जिसके थ्रू उसको जाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो सिग्नल की आप फ्रीक्वेंसी को मतलब जो फ्रीक्वेंसी बैंड है दैट इज योर बैंडविड्थ, राइट। बैंडविड्थ होती क्या है, बैंडविड्थ यहाँ पे मैं कह जरूर रही हूँ, बैंडविड्थ होता है क्या, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है 20 से 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि यहां से यहां तक का 20 से 20 किलोहर्ट्ज तक की रेंज है, तो दिस इज योर बैंडविड्थ, ठीक है। तो आपकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज योर बैंडविड्थ। अब सिग्नल बैंडविड्थ क्या है, इंसान और रास्ता तो हमें समझ आया, लेकिन सिग्नल बैंडविड्थ क्या है, सिग्नल बैंडविड्थ जितनी रेंज होगी आपकी फ्रीक्वेंसी की, सॉरी जितनी रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की किसमें, सिग्नल में, सिग्नल कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज का है दैट इज योर सिग्नल बैंडविड्थ। Channel bandwidth, the band of frequency that are allowed by the channel without any attenuation, वो frequency of range जो channel allowed करेगा और attenuation नहीं होनी चाहिए। attenuation means ऐसा ना हो कि आपका जो सिग्नल है वो कटा पिटा आ रहा हो, मतलब आधी इंफॉर्मेशन आई आधी आई नहीं, आधी कट गई, ठीक है। तो आपका channel bandwidth is this one।
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इन सब चीजों को इरेज कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिग्नल बैंडविड्थ इज हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को फाइंड आउट करिए, कभी आपके पास कोई सिग्नल होगा, डीएसबी सिग्नल होगा, कोई एएम सिग्नल होगा, कभी एफएम सिग्नल होगा, कभी कुछ होगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्नल है, वो हम बाद में जानेंगे खैर। लेकिन उन सभी को मेजर करने के लिए आपको कहा जाएगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ। हमेशा आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। खैर मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगी, जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि आज हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, राइट। सारी बेसिक्स आज मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपका सिग्नल का रेंज आपका सिर्फ 1 से 2 है, ठीक है, और आपका चैनल कहां से कहां तक है, चैनल का जो रेंज है 1 से 5 है, तो ऑफ कोर्स ये सिग्नल इस रेंज में जा सकता है ना, तो आपका सिग्नल उस चैनल से चला जाएगा। सपोजिटली आपकी जो सिग्नल की रेंज है वो है 5 से 50 तक, ठीक है, और आपके पास चैनल की रेंज कितनी है, 1 से 5 तक, तो क्या ये वाली रेंज इस वाले चैनल से जा पाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि रास्ता छोटा है, इंसान मोटा है, ठीक है, तो नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि चैनल बैंडविड्थ, ठीक है, आपकी रिमेंबर दिस पॉइंट, चैनल बैंडविड्थ मस्ट बी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन सिग्नल बैंडविड्थ। ऐसा कभी हो सकता है कि इंसान मोटा हो और रास्ता पतला और फिर भी इंसान चला जाए? नहीं ना, हमेशा रास्ता ही आपका चौड़ा होना चाहिए, या फिर इक्वल एटलीस्ट होना चाहिए कि आपका इंसान चला जाए। वही चीज है, चैनल एटलीस्ट उस फ्रीक्वेंसी रेंज का तो हो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज का सिग्नल हो, तभी तो सिग्नल उस चैनल के थ्रू जा पाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, इस पॉइंट को काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। चैनल बैंडविड्थ आपकी ग्रेटर एंड इक्वल टू होती है सिग्नल बैंडविड्थ के, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज डीमॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? It is the process of recovering message signal from transmitted modulated signal. Demodulation का मैं ऑलरेडी मतलब समझा चुकी हूँ कि अगर आपने कोई सिग्नल भेजा, उसे हमने किसी के साथ मिक्सअप कर लिया, तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो हमें ओरिजिनल वापस से अपना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए from the modulated signal, that is known as demodulation. It is the process of recovering message signal from transmitted modulated signal. जो हमने modulate किया है सिग्नल, modulate कर चुके हैं, modulated लिखा है, ed लगा हुआ है, ठीक है, modulate कर दिया है हमने सिग्नल, उसमें से अपने मैसेज सिग्नल को, मैसेज सिग्नल क्या होता है, बार बार टर्म आ रही है मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल क्या है, जो मैंने बोला है, जो आपका इंफॉर्मेशन इज योर मैसेज सिग्नल, क्योंकि वही तो आपका मैसेज है ना। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम कुछ और बोलेंगे, जो आपका एक्चुअल सिग्नल है दैट इज योर मैसेज सिग्नल। तो उस मैसेज सिग्नल को, दैट इज योर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आप एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल से एक्सट्रैक्ट कर लेना, दैट इज द डीमॉड्यूलेशन, राइट। दिस इज द फॉर्म ऑफ डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आपकी जो वो आती है डेफिनेशन, दैट इज मॉड्यूलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, कि अपने मैसेज सिग्नल को वापस पा लेना एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल से डीमॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन क्या होता है, अब टेक्निकल टर्म में जानते हैं, वैसे तो हम समझ गए कि ठीक है, पत्थर इज योर समथिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कागज इज योर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है, अब ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, आपके दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल हो जाए, इसके लिए हमने ऐसा किया है, तो दिस इज योर मॉड्यूलेशन। बट ये तो जनरल टर्म्स में था, अब टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं मॉड्यूलेशन है क्या। इट इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स, दैट इज एम्पलीट्यूड, frequency of carrier signal and phase of the carrier signal vary according to the message signal amplitude variation. अब सबसे पहले हम यहाँ पे कैरियर सिग्नल को जानते हैं, यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है कैरियर सिग्नल। देखिए,
जो मैं बोल रही हूँ दैट इज योर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये जो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो कि एक वॉइस है, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर मैसेज सिग्नल। इसको हम बार बार मैसेज सिग्नल कहेंगे क्योंकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यही आपको सुनना है जो मैं बोल रही हूँ। अब इसे मिक्स किसके साथ करते हैं, इसे मिक्स करते हैं आप कैरियर सिग्नल के साथ, ठीक है, दैट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। आप इसे एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, एंड दिस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नोन एज कैरियर सिग्नल। और इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जो कि आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स कर रहे थे, इसे कहते हैं कैरियर सिग्नल, ठीक है। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तब बनता है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये बन गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके डीमॉड्यूलेटर के पास जाता है, डीमॉड्यूलेटर के पास जाता है। और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, डीमॉड्यूलेटर वापस से, क्योंकि यहां पर ये पूरा आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है, ये आया है आपके पास डीमॉड्यूलेटर के पास, तो डीमॉड्यूलेटर लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी से अलग कर देता है और वापस से आपको क्या मिल जाते हैं, आपका मैसेज सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो पूरी कहानी थी। अब आपको मैसेज सिग्नल समझ आ चुका है, कैरियर सिग्नल समझ आ चुका है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल समझ आ चुका है। तो अब हम इस टर्म को समझते हैं, बाकी जो टर्म्स हैं यहाँ पर। इट इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स, दैट इज अगर आपका कैरियर सिग्नल की या तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो, या तो एम्पलीट्यूड चेंज हो, या तो आपका फेज चेंज हो, ठीक है। अगर कैरियर सिग्नल की या तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, या तो फेज चेंज हो रहा है, या तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज हो रही है, देन इट इज नोन एज मॉड्यूलेशन। लेकिन कैरियर सिग्नल की ये तीनों चीज चेंज किसी के तो अकॉर्डिंग होगी ना, ऐसे रैंडमली कुछ भी चेंज हो जाएगा नहीं, ऑफ कोर्स। तो आपके किसी के अकॉर्डिंग तो चेंज होंगी। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, ये मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, ठीक है। और मैसेज सिग्नल में भी कैसे, एम्पलीट्यूड वेरिएशन, अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ये रहा आपका मैसेज सिग्नल, ठीक है, जैसे जैसे आपका मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, देखिए ये चेंज होता जा रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, सपोज यहाँ पे एक ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हमने ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ले लिया लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम अपनी ये आपका कैरियर सिग्नल है, या मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बना, इन दोनों को मिक्स करके ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम, सो डोंट वरी, बस मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे अभी समझा देती हूँ। अगर देखिए एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल का बढ़ रहा है तो कैरियर का भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। यहाँ पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड फिर कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी कैरियर का अब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। फिर से मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा तो कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ा, ये देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर कम होगा क्योंकि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आगे जाके कम हो रहा होगा, तो फिर ये कम हुआ लाइक दिस। तो अगर कैरियर सिग्नल का, ठीक है, कैरियर सिग्नल किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, आपके मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कैरियर सिग्नल में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, यहाँ मैंने एम्पलीट्यूड चेंज करा के वेरी करा के दिखाया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, फेज भी चेंज होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में जानेंगे। जो फेज एंड फ्रीक्वेंसी इसका तो अलग ही चैप्टर है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझा दिया है कि कैरियर किस तरीके से मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करता है अपने एम्पलीट्यूड को। यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड चेंज करा के दिखाया, अपने फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकता है और अपने फेज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेगा। तो अगर कैरियर सिग्नल वेरी अकॉर्डिंग टू योर मैसेज सिग्नल, तो आप उसे कहेंगे मॉड्यूलेशन। तो ये आपका टेक्निकल डेफिनेशन थी और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं। दिस इज योर दिस वन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में आपका क्या जाता है, फर्स्ट टाइप है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन।
सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का मतलब है इफ मैसेज सिग्नल हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देन इट इज कॉल्ड एज सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि अगर मैसेज सिग्नल में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है देन इट इज कॉल्ड एज सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। तो आप उसे क्या कहते हैं, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं एम टी इज इक्वल टू, एम टी क्या है, मैसेज सिग्नल, तो एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। देखिए यहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है दैट इज एफ एम, तो ये आपका हुआ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब आपके पास क्या है, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। मल्टी टोन क्या हुआ, यहाँ पर ए एम वन कॉस 2 पाई f1t प्लस am2 cos 2 पाई fm2t, दिस वन। ठीक है, इसमें दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। इसमें कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, दो, एक fm1 और एक fm2। तो इसमें कितने हैं, 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। This is your multi-tone modulation. If message signal has multiple frequency component, अगर आपके पास multiple frequency component है तो आप उसे multi-tone modulation कहते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो प्रैक्टिकली आप multi-tone modulation को यूज करते हैं, लेकिन आप जब मैथ्स की बात करें तो हमें ऑफकोर्स सिंगल टोन ईजी पड़ेगा। तो जब हम पढ़ते हैं, थियोरिटिकल की बात करते हैं, तो हम ज्यादातर सिंगल टोन की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन एंड मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। क्लियर? अब यहाँ पे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। तो हम यहाँ पे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं यहीं पे वीडियो को खत्म करती हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉर द नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पर मैं आपको DFCCIL का पूरी क्लासेस, आपकी पूरा सिलेबस में आपको कवर कराऊंगी, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्यादा जुड़ते हैं, अभी मैं आपकी विद इन अ वीक आपकी 3 क्लासेस लूंगी। 3 क्लासेस में आपको डेली, नॉट डेली, एक दिन ऑल्टरनेट डेज कराऊंगी, एक दिन छोड़कर कराऊंगी। 3 वीडियोस आपकी मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होंगी आपके ग्रुप्स पे शेयर कर दूंगी। ग्रुप का नाम आपके डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी मेंशन्ड मैं कर दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप का नाम देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इज माय टेलीग्राम ग्रुप। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अंशु सिंह गौतम को सर्च कर लीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगी। ठीक है, तो आप वहां से भी क्लासेस को देख सकते हैं। राइट, तो चलिए यहीं पे हम क्लास को खत्म करते हैं। कोई भी डाउट है प्लीज डू लेट मी नो in the comment section or in the Telegram group. Thank you very much everyone. Bye bye everyone.